हाँ जी। माननीय उपसभापति महोदय, आज जिस संविधान संशोधन पर ये सदन चर्चा कर रहा है वो देश के लिए, जनता के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए एक विशेष महत्व रखता है। इस संशोधन के माध्यम से जो आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में पहली बार एक बड़ा परिवर्तन होगा, विशेष तौर से केंद्र और राज्यों के बीच में कर लगाना, कर वसूलना और जो कर से पैसा आता है उसको राज्यों और केंद्र के बीच में बांटना, उसकी हिस्सेदारी में उससे फ़र्क पड़ेगा। जीएसटी जो गुड्स और सर्विस टैक्स है, हम सबको मालूम, वित्त मंत्री ने सुबह ये बात चर्चा शुरू करी। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम जी ने विस्तार से इसका खुलासा किया, मैं उन बातों को नहीं दोहराता। पर जो देश में सामग्री बनती है, हमारे कारखानों में, हमारे उद्योग में, ये माल और सेवाओं पर सही रूप में कर और राज्यों में वाणिज्य और व्यापार, इससे परिवर्तन होगा। इसका एक विशेष महत्व ये भी है, जहाँ तक देश की अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, कि संघ एवं राज्यों में राजस्व का वितरण, रेवेन्यू शेयरिंग, और इस तरह से आने वाले समय में जीएसटी के लगने के बाद किस तरह से वो प्रभावित होगा, किस तरह से राजस्व में, रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफा होगा, इसका एक उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। जैसा कहा, एक तो राजस्व बढ़े, दूसरा टैक्स घटे, इसकी दर घटे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। जो कंपैरेटिव इकोनॉमीज़ को देखें, दूसरे देशों की तुलना में हमारी जनता पर ज़्यादा बोझ है, और एक अच्छी बात नहीं। प्रयास यही होना चाहिए, और इसी को सोचकर इसकी परिकल्पना की गई थी कि इसको कम किया जाए, एक यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, सरलीकरण हो, एक कॉमन मार्केट बने, एक बाज़ार हिंदुस्तान में बने, ताकि राज्यों से, एक राज्य से दूसरे राज्य और पूरे देश के अंदर माल और सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज, उसका आवागमन बिना बाधा के हो। कहाँ तक ये संभव हो पाएगा, ये कहना शायद अभी किसी के लिए भी आसान नहीं है। इसमें कई चुनौतियाँ हैं, केंद्र के लिए, राज्यों के लिए, और कई इम्तिहान भी इसमें होंगे। अभी तो संविधान का संशोधन है, उसके बाद सही रूप में जीएसटी का कानून बनेगा, सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी और राज्यों की जीएसटी। उसमें अभी तक कोई सहमति, जहाँ तक मेरी जानकारी और समझ है, वो बन नहीं पाई। महोदय, 2005 में इसकी औपचारिक घोषणा की गई उस समय के वित्त मंत्री के द्वारा, 2006 और 2016, 10 बरस के बाद हम इस पे आज चर्चा कर रहे हैं और इसको पारित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सही है कि 10 बरस के इस लंबे सफ़र में कई बात हुई, राज्यों में, केंद्र में चर्चा हुई, तमाम स्टेक होल्डर्स ने अपने विचार दिए, और 2011 में बिल आया, और जो आज के राष्ट्रपति हैं, उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जी ने इसको पेश किया। अच्छा होता कि उस समय चर्चा होती, तो शायद 3-4 साल के अंदर जो वक्त गुजर गया, देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता, और जो अब बात आज हम कर रहे हैं कि टैक्स कम होगा, एक बाज़ार बनेगा, एक कॉमन मार्केट बनेगी, वो समय भी हो सकता था। मेरा ये आज भी मानना है कि ये निर्णय कांग्रेस का, यूपीए सरकार का एक बड़ा निर्णय था, एक ऐतिहासिक कदम था। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मित्र नेता सदन, वित्त मंत्री अरुण जी, इसका महत्व की बात बताते हैं कि इससे देश को कितना फ़ायदा होगा। देश में यह चर्चा का विषय रहा है,
विलंब हुआ वो भी चर्चा का और बहस का विषय रहा, इसमें कोई शक नहीं। दुर्भाग्य की बात यह है कि दोषारोपण भी हुआ है, जो अनावश्यक मैं समझता हूं। हाल का दोषारोपण न्यायोचित नहीं, वो अगर ना होता तो बेहतर होता। देश की जनता को गुमराह करके इतना बड़ा फैसला नहीं होता। ना ही बड़ा फैसला करने के लिए राजनीतिक दलों में विभाजन और राज्यों में विभाजन एक अच्छा सोच हो सकती है। कांग्रेस की सोच इसके बारे में स्पष्ट रही कि बातचीत हो, आम सहमति बने राजनीतिक दलों के बीच में, क्योंकि कोई भी संविधान का संशोधन, कोई भी नया कानून सर्वसम्मति से शायद बनाना मुश्किल होता है, और बिल्कुल उसमें कोई कमी पेशी ना हो, परफेक्ट हो, वो भी शायद संभव नहीं है। इसीलिए आम सहमति, कंसेंसस जरूरी है। ये प्रयास हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी किया, हमारे पूर्व वित्त मंत्रियों ने किया, जिसकी आज चर्चा भी हुई, और आप उस बात से पूरी तरह से जानकार हैं कि बातचीत चली। सही तस्वीर बताने की, समझाने की कोशिश हुई, पर कामयाब नहीं हुए। ये ज़रूरी हो जाता है इस चर्चा के माध्यम से कि वो सही तस्वीर, पृष्ठभूमि और घटनाक्रम भी, उसकी याददाश्त भी ताज़ा की जाए, वरना ये चर्चा अधूरी होगी। उसको जानना हिंदुस्तान के लोगों का अधिकार है, और उसको बताना हम अपना कर्तव्य समझते हैं, और ये पूरे सदन के तमाम सांसदों का, तमाम सदस्यों का ये कर्तव्य है कि इतने बड़े संशोधन जब संविधान में होगा, देश की जनता को बताएं उसके गुण, उसके लाभ और उसकी कहानी जो पिछले 10 बरस से है। उस समय विरोध हुआ था। महोदय, इस सदन में बैठे हुए सदस्य और देश की जनता जानती है कि उस समय का विरोध राजनीति से प्रेरित विरोध था, सैद्धांतिक विरोध नहीं था। बरसों तक वो विरोध रहा। जब आप यहां बैठे थे इस तरफ, तो सोच इस पे दूसरी रही, और मुख्य रूप से जिन्होंने विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकारों से विरोध हुआ था। गुजरात से विरोध हुआ था, मध्य प्रदेश से विरोध हुआ था, और देश के अंदर जो मोर्चा निकाला, अभियान बनाया जीएसटी के खिलाफ, उसका अगुवाई, उसका नेतृत्व, दुख की बात है, मौजूदा प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं किया। ये जिम्मेवारी उन्होंने उठाई थी। पर उसके बाद आज समय बदला है। मुझे ये बात कहना मैं आवश्यक समझता हूं कि उस समय ये कहा गया कि जीएसटी यूपीए की सरकार लाई है, वो संघीय प्रणाली को चोट पहुंचाती है, वो देश के हित में नहीं है, वो राज्यों के हित में नहीं है, वो राज्यों को कमजोर करती है, वो संविधान के खिलाफ। हमको उस समय दुख लगा था जब ये बातें कही गई। बरसों की सोच के बाद जो मसौदा तैयार हुआ, उसमें सबकी जिम्मेवारी थी। ये देश साझा है, आपका भी, हमारा भी, और सब राजनीतिक दलों का, सब राज्यों का, 125 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों का। ये देश इस विषय में किसी विषय पे बट नहीं सकता, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष। राष्ट्रहित की प्रामाणिकता या प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता ना हमको ना किसी और को। सबको राष्ट्रहित, समाज हित, जनता का हित मालूम है अच्छी तरह से। पर उस समय यह हुआ। पर 2014 के बाद बात बदली। आप इस तरफ गए और हम इस तरफ आए। जनता का निर्णय। सीएम मोदी पीएम मोदी बन गए, तो उनकी परिकल्पना, उनकी सोच
जीएसटी के प्रति भावना, वो सब बिल्कुल बदल गई। हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर एक बात आपसे आग्रह करूंगा, अब जब इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, अच्छा होता प्रधानमंत्री भी होते, क्योंकि काफ़ी उन्होंने कहा कि जो इसकी मदद नहीं कर रहे भी हाल में, वो आत्महत्या कर रहे हैं, राष्ट्र का अहित कर रहे हैं, तो शायद ये बातें अब ख़त्म हो जाती कि जब महत्व आपने समझ ही लिया तो ये भी कह देते कि निरंतरता है, जो काम बरसों से चल रहा था उसको हम निष्कर्ष पर पहुंचाने की कोशिश आज कर रहे हैं। और जो यूपीए की सरकार ने, जो कांग्रेस ने, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में, हमारे वित्त मंत्रियों ने जो बात सामने रखी थी, वो राष्ट्र के हित में थी, और जो कहा गया उसके लिए खेद भी व्यक्त होता। तो ये अच्छी बात होती, देश के लोग भी जानते कि सही रूप में दोनों दलों के बीच में और सब राजनीतिक दलों के बीच में एक सहमति बन गई, सब लोग मिलकर इस काम को आज करने जा रहे हैं। मैं शिकायत नहीं कर रहा, पर यह जरूरी है जब चर्चा होती है संसद के अंदर तो इन बातों का जिक्र आवश्यक हो जाता है कि जो विरोध था वो सैद्धांतिक नहीं था। जो भी कारण बने, 2014 में आप ये नया बिल लाए, कांग्रेस पार्टी ने कुछ बुनियादी बातें उठाई, अन्य दलों ने अपनी बातें रखी। रास्ता बातचीत का था, बातचीत से हल निकलता है बड़ी बड़ी समस्याओं को। ये तो एक देश है, केंद्र और राज्यों में बातचीत होती है, दो राज्यों में मतभेद हो, विवाद हो, बातचीत होती है, पर देशों के बीच में भी विवाद हो तब भी बातचीत का ही रास्ता निकलता है। चाहे जितना भी तनाव टकराव रह लिया हो, आखिर में बातचीत से हल निकलता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमने ये कहा था कि बात करें, आम सहमति बनाएं। हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी आप थे, वेंकैया जी आप थे, तब आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री थे, अच्छे थे, आप सबसे आप मौजूद थे उस चर्चा में। तो तीन बात कही गई, और वो मांगे क्या थी? पहले एक पे चर्चा हो चुकी थी कि राज्यों को जो रेवेन्यू लॉस होगा, राजस्व की हानि होगी, उसके लिए उनको कॉम्पेंसेट करें, 5 साल के लिए करें, उसको मान लिया गया। अगर वो ना होता तो बोझ बढ़ता, आम लोगों पर बोझ बढ़ता। पर दूसरी बात, 1% सरचार्ज, 1% सरचार्ज जिसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता, उस पे हमारा विरोध था। हमारी ये मांग थी कि इसको वापस करें, क्योंकि इससे हिंदुस्तान के आम आदमी पर, उपभोक्ता पर बोझ बढ़ता है। और आप जीएसटी के माध्यम से जो मंशा है, उद्देश्य है कि टैक्स को कम करें, वो टैक्स कम नहीं होगा, टैक्स बढ़ेगा। हमारी दूसरी मांग रही थी डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म की, कि राजस्व की बातों को लेकर जब सारे के सारे टैक्स इसमें समा जाएंगे, एक समावेशी टैक्स है जीएसटी, जो कर केंद्र लगाता है राजस्व के लिए, जो राज्य की सरकारें लगाती हैं, वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। उसकी सूची लंबी है। और उसके बाद जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के बाद, रिकमेंडेशंस के बाद विवाद होंगे, राज्यों के बीच में हो सकते हैं, केंद्र और राज्यों में हो सकते हैं, एक से ज़्यादा राज्य और केंद्र में हो सकते हैं। तो हमारी ये मांग ठीक थी कि एक मैकेनिज्म बनाया जाए, जो पहले सुभा चिदम्बरम जी ने भी कहा, जो पहले हमारे बिल में था कि कोई अथॉरिटी बने। मैं इस बात को स्वीकार करने बड़ा मुश्किल समझता हूं कि टैक्स के विषय को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट होती है, उसका एडजुडिकेशन नहीं होता, वो हमेशा होता। किसी भी टैक्स को आप ले लें, विवाद अगर होता है, डिस्प्यूट खड़ी होती है, तो वो एडजुडिकेशन के लिए वो जरूर जाएगी। तो जो भी अब आम सहमति हमारी बनी बातचीत से कि जीएसटी काउंसिल
shall establish a dispute redressal mechanism. This is an improvement. Still, it could have been better to have more clarity. पर जो किया हमने, जो रास्ता निकाला इन दो बातों पे, उसके बाद ये संभव हो पाया कि आज हम चर्चा कर रहे हैं गंभीरता से और कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। पर ये बात तो पहले भी हो सकती थी। हम राजनीति की वजह से नहीं रोक रहे थे। हमने बार बार कहा जीएसटी हम लाए थे, हमने लिखा था, हमने पेश किया था, हम आपसे आग्रह करते रहे, आपको मनाने की कोशिश करते रहे। तो ये कहना हम जीएसटी के विरोधी हैं, ये इंसाफ की बात नहीं। हम जीएसटी के पक्षधर हैं। हम हमेशा चाहते थे जीएसटी हो, और जो 3 बातें हमने उठाई थी, अगर बातचीत पहले होती, राजहट नहीं होता, तो शायद पहले ही आ जाता है। पर अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, पर आ तो गए। तो बातचीत से ही आए, क्योंकि पहले जब हम बातचीत की मांग करते थे तो हमको क्या कहा जाता था? जॉइंट सेशन बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, बाकी सब दल इकट्ठे हो गए हैं। ऐसा नहीं होता। सबको इतना बड़ा काम सबकी सहमति से, सबकी शमूलियत से होता है, वही उसको सही कहा जा सकता है। तीसरी बात हमारी उस पर चर्चा हुई। कई सदस्यों ने कहा, चिदम्बरम जी ने भी कहा, वो रेट कैप की है, जीएसटी रेट। अब जीएसटी रेट कैप क्या है? ये सही है कि मांग हुई थी कि संविधान में रखें, वो संभव नहीं हुआ सरकार के लिए। उसमें राज्यों के अपने विचार हैं, राज्य स्वीकार नहीं करते थे। हमने उस बात को समझा, पर हम इस बात को आज भी मानते हैं कि जीएसटी का रेट तय जरूर होना चाहिए, और जीएसटी का रेट कानून में जरूर आना चाहिए। कोई भी टैक्स हिंदुस्तान के लोगों पर नहीं लग सकता। संवैधानिक प्रक्रिया है, अगर टैक्स मेंशन ना हो कानून के अंदर। विदाउट मेंशनिंग एनी टैक्स रेट in a law, no tax can be imposed, no tax can be collected. Now, this is a very clear position. So our demands were most reasonable. And Finance Minister, you being a distinguished lawyer, you have a comprehensive understanding, sound understanding of these issues. So therefore, the issues that we were raising had merit, had the force of logic. We were being correct. अब जो हमने 18% की बात कही, वो 18% की बात कोई हम हवा से नहीं लेकर आए। वो 18% कहां से आया? आपके प्रमुख आर्थिक सलाहकार ने कहा, हमने रिपोर्ट पढ़ी, उसका जिक्र हुआ, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की रिपोर्ट का। उसके साथ साथ अगर मेरी जानकारी सही है, 13th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन में भी, 13वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों में भी यह बात कही गई कि जीएसटी 18% होनी चाहिए। फाइनेंस कमीशन कहता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आपकी सरकार के कहते हैं, तो उसमें कोई ना कोई तो कारण है। ये सही है कि आज उपसभापति महोदय, आज जो देश में इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वैट है, सेंट्रल एक्साइज है, राज्यों की ड्यूटीज़ है, कई तरह के टैक्स हैं, वो 12.5% केंद्र लगाता है, कोई 86% गुड्स पर, और 14.5% के बीच में राज्य लगाते हैं। तो औसतन 70% जो हमारा सामान बनता है, माल बनता है, गुड्स बनती हैं, उस पर 26-27% टैक्स लग रहा है। अब उसको नीचे लाना है। दुनिया में क्या तस्वीर है? जो अमीर देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो 16.8% पे हैं। इमर्जिंग इकोनॉमीज कई, उनकी एवरेज 15% से नीचे है।
और जो पूरी दुनिया की ग्लोबल एवरेज है वो 16.4 है। जब तक इसके लिए हम कहते हैं कि इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, जब आप कानून लाएंगे सेंट्रल जीएसटी का, आईजीएसटी, सीजीएसटी में साफ तौर पे बताएं देश को कितना टैक्स लगेगा। कहते हैं उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी जरूरी है और निश्चितता आवश्यक है। देश में उद्योग को, उपभोक्ता को यह पता होना चाहिए कि उस पर कितना बोझ पड़ेगा, कितना वो टैक्स देंगे। और अगर देश के जनता पर बोझ बढ़ता है तो वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं होगा। हमने पहले भी कहा, हम इसलिए भी कहते हैं कि ये बड़ा संशोधन है, इस पे चर्चा होगी। तो मेरा आपसे एक आग्रह रहेगा आज, वित्त मंत्री जी, हम इसलिए कहते हैं कि कानून में डालो क्योंकि हम इसको किसी भी सरकार की मनमानी पर नहीं छोड़ सकते। No. Don't worry. No, please. So, please try to conclude. Sir, I'm wrapping up the debate. No. Sir, this is an important issue, and I wish if one is not interrupted. That's why I'm allowing you. That's why I'm allowing you, please. Thank you. तो जो मैं आपसे कह रहा था और आपके माध्यम से सदन में, कि इसको हम एग्जेक्टिव आर्बिट्राज के आज बढ़ा दिया, कल घटा दिया, जिस तरह एक्साइज ड्यूटी के साथ रोज होता है, हर सप्ताह में होता है, महीने में 4 बार होता है, वो इसके साथ नहीं हो सकता। और दूसरी जो यहाँ पे मांग की गई, मैं उसके पूरा समर्थन करता हूँ। हमको संविधान को भी देखना है, देश को भी देखना है। वी आर अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक संघीय प्रणाली है देश के अंदर, संवैधानिक प्रजातंत्र है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो राज्यसभा है, यहाँ राज्यों के प्रतिनिधि बैठे हैं। ये जो कानून बनेगा वो सीधा राज्यों से संबंध रखता है। राज्य प्रिंसिपल स्टेक होल्डर्स हैं इसमें। इसलिए जब ये कानून बनेगा, ये फाइनेंस बिल बनना चाहिए, ये यहाँ भी चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा को बाहर रख के हमारी संघीय प्रणाली के अंदर ये परंपराओं के खिलाफ होगा और संविधान को भी कमजोर करता है अगर आप इस बात को समझेंगे नहीं और इसको अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे अंत में आपसे एक बात कहनी है कि आपकी एक्सक्लूजन लिस्ट क्या है, केंद्र की एक्सक्लूजन लिस्ट और राज्यों की एक्सक्लूजन लिस्ट, उसके बारे में भी तो मालूमात होना चाहिए। सबको पता लगे कितनी चीजें बाहर रखी गई हैं और उसका कितना परसेंटेज रेवेन्यू का लॉस होगा, राजस्व की हानि होगी। आपने पेट्रोलियम को डाल लिया, इलेक्ट्रिसिटी को डाल लिया, पर 0 टैक्स पर रखा है। अब अगर आप कोर सेक्टर भी भारत की इंडस्ट्री का देखें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत हाई है। पेट्रोलियम, दिल्ली में पेट्रोल 62 रुपए में मिले और चेन्नई में 70 रुपए में मिले और अहमदाबाद में 75 रुपए का मिले या लखनऊ में 60 रुपए का मिले, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप इसको कॉमन मार्केट फिर नहीं कह सकते। आपके अपने, आप तो नहीं, जो पहले इकोनॉमिक एडवाइजर रहे पार्थसारथी सोम, अगर उन्हीं के शब्दों में कहूं कि इफ पेट्रोलियम इज आउट, it is not GST. It will not be a common market. No tax policy designer will call it GST. Because petroleum, diesel, when we talk of transaction costs, is the biggest multiplier. आप कम करना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं दुनिया के बाजारों के लिए, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करनी होगी। उसके लिए पेट्रोलियम पे आपको लगाना पड़ेगा, उसके लिए सहमति बनानी पड़ेगी। उसके साथ साथ अल्कोहल, उसके साथ साथ अल्कोहल की बात,
उसको क्यों बाहर रखें? मुझे मालूम है कि सहमति नहीं बनी, आपको भी परेशानी है, पहले वित्त मंत्री को भी रही, पर इससे राजस्व कितना आता है? आप रेवेन्यू न्यूट्रल रेट बना रहे हैं, किसी भी राज्य को राजस्व की हानि होगी उसको कॉम्पेंसेट करेंगे। तो अगर राजस्व की हानि नहीं होगी, रेवेन्यू लॉस नहीं होगा, तो अल्कोहल को बाहर कैसे रखते? आप बताएंगे जब आप अपना उत्तर देंगे कि पेट्रोलियम और अल्कोहल दोनों केवल सिर्फ ये 20% रेवेन्यू टैक्स बेस पे फर्क पड़ता है, 20%। आप कोशिश करें, अगर टोबैको शामिल किया है इसको शामिल करें। और आज भी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं मैं तो राजस्व का रेवेन्यू बेस की बात कर रहा हूं। उपसभापति महोदय, ये बताना जरूरी है मेरे लिए कि आज भी राज्य जो एक्साइज कलेक्ट करते हैं अल्कोहल पर, जो टैक्स को अथॉरिटी को रिपोर्ट करते हैं, उस पे जो उनको आमदनी होती है वो भविष्य में भी होगी। अगर 10 रुपया लगाएंगे और 10,000 करोड़ उनको मिलेगा, तो जीएसटी के फ्रेमवर्क में राज्यों को उससे वंचित तो नहीं किया जा रहा, तो आप उसको शामिल करें इसमें। अगर उसके लिए जब बाद में सहमति बनेगी, फिर एक और संविधान संशोधन होगा, फिर 3 वित्त मंत्रियों के बीच में बात घूमेगी 10 साल तक। अगर आप अभी सोचें, बातचीत करें, जीएसटी काउंसिल में बात करके आम सहमति बनाएं। मुझे अंत में आपसे एक बार पुनः यही बात कहनी, वित्त मंत्री जी, एक अच्छे वातावरण में जो बड़ा काम हो, जो बातें हमने कही हैं उसको आप गंभीरता से लें, और ये टैक्स का रेट आप प्रयास करें जो कहा गया। आपने कहा, हमने आपकी बात मान ली, आपने कहा 18%, हमने कह दिया 18%, अब उस पर रहे। हमारी ये मांग हमेशा बनी रहेगी कि हिंदुस्तान की जनता पर गरीब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ना चाहिए। जीएसटी का माने, आप इतनी मत बजाए, जीएसटी के माने क्या है कि सही रूप में उद्योग पर, उपभोक्ता पर बोझ कम हो। ये आप करेंगे, उसमें आपको हमारा सहयोग रहेगा, जैसे अब आज सहयोग है। हमारी बात सुनकर, समझकर, हमसे बातचीत करके फायदा ही हुआ है। आज आपके लोग जो मर्जी सिर हिलाएं, अगर हमारे साथ बैठकर बातचीत नहीं होती, इसमें सुधार नहीं आता, इसमें खामियां थी। आज ये हो रहा है, सबके सहयोग से हो रहा है, ये मैं साफ कहना चाहता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।